यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक है, मात्र 8 या 9 दिन बचे हैं, 8 ही दिन बचे हैं। ठीक है, 20 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो क्या होता है एग्जाम में ये चीजें जरूर आती हैं और कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। तो गणित में ये चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताए आपके लिए सीखने संबंधी विकृतियां। ठीक है, बहुत सारी होती है गणित के सिलेबस में, ये 4 विकृतियां हैं। तो इनमें देखो, जिसको डिस्कैलकुलिया की बीमारी होगी, जिसको अगर डिस्कैलकुलिया की बीमारी है तो वो क्या चीज नहीं सीख पाएगा, क्या संख्याओं में अंतर नहीं कर पाएगा, संख्या। ठीक है, संख्याओं को क्या करेगा, वो गणित संबंधित जो संख्याएं हैं उनमें बच्चा क्या अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, अब दूसरी बात करें डिस्ग्राफिया की, जो डिस्ग्राफिया होती है उसके अंदर में बच्चा क्या करता है, उसके अंदर लेखन संबंधी विकृतियां आती हैं। जैसे वो लिखता है, ठीक है, अक्षर टेढ़े मेढ़े बनते हैं, सही सुडौल अक्षर नहीं बनते हैं। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लेखन संबंधी विकृतियां आती है। ठीक, ये हो गया आपको। ठीक, अगर तीसरी चीज है हमारी डिसलेक्सिया, तो ये क्या करती, डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करता है, अब अक्षरों को सही उच्चारित नहीं कर पाता है। जैसे वो टा को बोलेगा ता, छा को बोलेगा शा। ठीक, इस तरह की जो विकृतियां होती है, तो यानी तुतलाना, टूट टूट के बोलना, तो ये विकृतियां क्या कहलाती है, हमारी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बच्चा पढ़ने संबंधी विकृतियां हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पढ़ने संबंधी विकृतियां हैं। चौथी है हमारी डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया जो होती है, तो इसमें भाषा में बोल नहीं पाएगा, भाषा क्या होती है, सही भाषा का ज्ञान नहीं हो पाया, भाषा बोलने संबंधित। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्त हमारी विकृतियां। ठीक, अब हम आपका आगे बात करें यहीं पे, तो जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, बात करें शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री होती है। तो दोस्तों ये होती है 2 प्रकार की। ठीक है, अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, ये हम आपको यहां पे बता रहे हैं। पहली होती है इंद्रिय जनित, इंद्रिय जनित। ठीक, और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है तकनीकी की, तकनीकी। ठीक, तकनीकी जनित होती है। ठीक, अब तकनीक पे आधारित, तो इंद्रिय जनित में कौन कौन सी आ जाती है, इंद्रिय जनित में जो आपकी इंद्रियां आप आपस में खेल खेलते हो, बच्चों के साथ खेल खेलते हो, कबड्डी, कुश्ती इत्यादि, और भी कई गेम हो गए। और सहायक सामग्री इंद्रिय जनित में कौन सी होगी, जैसे आप बच्चों को क्या, श्रव्य, श्रव्य मत सुनने का साधन है, रेडियो हो गया, एफएम हो गया। दृश्य, दृश्य मतलब टेलीविजन पे आप बता रहे हैं, मोबाइल पे बता रहे हैं, या ऑनलाइन किसी को पढ़ा रहे हैं, ये दृश्य, श्रव्य, दृश्य। ठीक, और तकनीकी में जो तकनीकियां हमारी यूज की जाती है, कुछ लोग कंप्यूटर से पढ़ते हैं। ठीक, कंप्यूटर का ज्ञान हो गया, और जो भी तकनीकी बनाई जाएगी उनके बारे में। तो शिक्षक सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, ये बात मेन आपको ध्यान रखनी है। तो आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम चार्ट के प्रकार, चार्ट के कितने प्रकार होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो यहाँ पे चार्ट के प्रकार आपको दिख रहे हैं, पहला है तालिका चार्ट, दूसरा है टेबल चार्ट, तीसरा है वृक्ष चार्ट, और चौथा है समय चार्ट, पांचवा चित्र चार्ट, और छठा है वृत्त या पाई चार्ट। ठीक है, तो तालिका चार्ट क्या होता है, जैसे आपको स्कूल का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, तो उसे तालिका में बनाएंगे, सीरीज में बनाएंगे। ठीक, तो तालिका चार्ट और टाइम टेबल चार्ट ये लगभग एक ही चीज होती है। ठीक है, अब तो तालिका चार्ट, इसमें क्या होगा, कोई तालिका बनाई आपने और टांग दी, यानी स्कीम बनाई, या आपने टाइम टेबल बनाया, टांग दिया, किस टीचर का किस क्लास में किस टाइम घंटा है, तो ये तालिका या टेबल चार्ट काम करेगा। ठीक है, वहां पे अगला चार्ट आता है ना वृक्ष चार्ट।
ठीक है। तो ये प्रदर्शित करता है वृक्ष चार्ट। जैसे वृक्ष क्या होता है, वृक्ष में एक जड़ होती है और बहुत सारी टहनियां निकली होती है, मोटी मोटी, छोटी, पतली, हर तरह की। तो इसका मतलब होता है वृक्ष क्या करता है, उन टहनियों को अपने में संगठित रखता है, यानी कि क्या करता है, सब टहनियां एक ही साथ रहे, ठीक है, यानी वो वृक्ष से अलग नहीं है जड़ से। तो ये दिखाता है आपका संगठन, कि वहां पे क्या है, संगठन है, ठीक है। समय चार्ट आपको क्या दिखाएगा, उसमें आप क्या करोगे, उसमें कुछ घटनाओं का कालक्रम या कुछ घटनाओं का क्या लिखोगे, यहाँ पे टाइमिंग। जैसे बारिश हुई थी, बारिश कितने mm हुई थी, सर्दी पड़ी थी, कम पड़ी थी पिछले साल से, या पिछले साल से ज्यादा पड़ी थी, ये आंकड़े और ये समय किस महीने में हुई थी, ये समय चार्ट से दिखा सकते हैं। चित्र चार्ट के माध्यम से आप उस पे वृक्ष का कोई चित्र बना के जड़ों के बारे में बता सकते हो, या अपने शरीर का चित्र बना के शरीर के बाहरी अंग या अंदरूनी अंगों के बारे में हम बता सकते हैं, जो आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे लाइब्रेरी में, ऑफिस में चित्र लगे होते हैं, या आप बायोलॉजी को उसमें जाइए, बायोलॉजी की जहाँ एक्सपेरिमेंट होता है लैब में जाइए, बहुत सारे आपको ऐसे चित्र चार्ट मिल जाएंगे जिसमें मानव के आंतरिक और बाह्य अंगों को दिखाया गया है। अब बात करते हैं वृत्त और पाई चार्ट की। तो दोस्तों वृत्त या पाई चार्ट इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक। फिर उनमें क्या किया जाता है, फिर उनके मान लो 2 तरीके या 3 तरीके के हिस्से कर दिए जाते हैं। तो वो कहता है इसमें 80% लोग गांव के हैं या साक्षर हैं, चलो साक्षर लेते हैं, ठीक है, और 20% लोग क्या है, निरक्षर हैं, और इसी तरह से 10% लोग निरक्षर हैं और 10% लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, मतलब 5वीं तक 6ठी तक पढ़ा, उसके बाद बंद कर दिया। तो इसका जो पूरा जो बायोडाटा निकल के आएगा वो हम वृत्त या पाई चार्ट से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वृत्त या पाई चार्ट से हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, आंकड़ों का। हमें यहाँ पे ये आंकड़े दे दिए गए हैं कि 10%, मतलब इस शहर में 80% लोग पढ़े लिखे हैं, 10% लोग निरक्षर मतलब अंगूठा टेक है, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई की 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक और बाद में बंद कर दी। तो यहाँ पे ये हमारे चार्ट हो गए। तो दोस्तों चार्टों के ये प्रकार आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम आगे यहीं पे बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री। तो त्रिआयामी शिक्षक सहायक सामग्री क्या होती है, ये सामग्रियां वास्तविक चीजों की समझ प्रदान करती हैं, वास्तविक चीजों की समझ प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, वास्तविक चीजें। अब वास्तविक चीजें पे कौन कौन सी होती है, जैसे वस्तुएं हो गई, वास्तविक वस्तुएं हो गई, वास्तविक वस्तुएं हो गई। दूसरी बात क्या हो गए, नमूने हो गए हमारे, और आगे क्या हो गया, बहुत सी चीजें हो जाती है, मॉडल, कठपुतलियां, ये चीजें क्या हो गई, ये वास्तविक सहायक सामग्री है। ये किसमें अंतर्गत आती है, वास्तविक सहायक सामग्री हो गई, ठीक है। अब आगे और बात करते हैं जिसमें आता है आपका जियो बोर्ड। क्या आता है दोस्तों, जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम यहां पे बात करते हैं जियो बोर्ड। दोस्तों जो हमारा जियो बोर्ड होता है ये एक वर्गाकार बोर्ड होता है। कैसा होता है, एक वर्गाकार बोर्ड होता है, इसमें कीलें लगी होती है। कैसा होता है ये, वर्गाकार, ठीक, इसमें कीलें लगी होती है। इसमें क्या होता है, कीलें लगी होती है, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है प्रारंभिक ज्यामिति में। इसका उपयोग क्या होता है, प्रारंभिक
ज्यामिति माप में किसी चीज को मापना है उस तरह से, और संख्यात्मक में, ठीक, संख्यात्मक में होता है जियो बोर्ड का काम, ठीक है। अगर बात करें दूसरी तो 10 ग्राम क्या होती है, हम अब बात करें 10 ग्राम की। देखो दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन आपसे खट से पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं से घुमा के, तो आप तैयार रहो बिल्कुल। अब हम बात करें 10 ग्राम, तो दोस्तों अगर 10 ग्राम की बात की जाए तो ये एक पारंपरिक चीनी पहेली है। क्या है? चीन की एक पारंपरिक पहेली है, एक पारंपरिक चीनी पहेली है, ठीक है। क्या होता है? ये चीन की एक पारंपरिक पहेली है। तो इसका उपयोग क्या होता है, इसमें क्या होता है, विभिन्न आकृतियां होती हैं, तो विभिन्न आकृतियों के 7 टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो उन टुकड़ों को इधर उधर घुमाकर आप आकृतियां बना सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें क्या क्या होता है, इसमें 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, आयत होता है, क्या क्या होता है, 2 त्रिभुज, 2 बड़े त्रिभुज हो गए, आयत हो गया, ठीक है। 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, आयत होता है, ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों आप यहां पे सोच रहे होंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताता हूं। आपसे वो ये पूछेगा कि अब ये क्वेश्चन अधूरा है, तो यहां पे हम बताएंगे पूरा करके कि उसने पूछा आपसे कि ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है। ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? 10 ग्राम है। तो इसमें ज्यामितीय आकृतियों को हम सबसे उपयुक्त तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये बात ज्यामितीय आकृतियों का क्वेश्चन बन गया। हमने पूछ दिया कि समस्या समाधान या तार्किक कौशल विकसित करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो उसमें आ गया जियो बोर्ड आ गया, वास्तविक वस्तुएं आ गई, और 10 ग्राम आ गया। तो क्या होगा इसमें, क्या होता है दोस्तों, समस्या समाधान सबसे अच्छा होता है। और जो तार्किक कौशल की बात करें, बच्चा तार्किक कौशल करेगा तो हम किससे, 10 ग्राम से अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहां पे आपका 10 ग्राम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अबेकस की, जिसे सभी लोगों ने सुना है और कुछ लोगों ने देखा भी है। तो अबेकस, अबेकस देखो, ये थोड़ी क्लास लंबी होगी लेकिन जरूरी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये जरूरी होती है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन 1-1, 2-2 नंबर से रुकता है, तो यही चीजें जब आप सही कर दोगे वहां पे, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आगे आते हैं अबेकस। तो अबेकस के बारे में बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, जानते भी है कि ये गणित की प्राचीन गणितीय तंत्र है, इस तरह कह सकते हैं। क्या है ये? एक प्राचीन गणितीय तंत्र है, ठीक है, प्राचीन ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, प्राचीन गणितीय तंत्र है, तो इसमें आपका जोड़ घटाना हम इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक रॉड्स होती है, उसमें इस तरह से रॉड्स बनी होती है, ठीक है, और इसमें ये तरह के छल्ले या गोली टाइप की पड़ी रहती है। तो इससे गिन के बच्चा क्या करता है, कम और ज्यादा, जोड़ घटाना गुणा आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। ये बेसिक लेवल पे, हमारे प्राइमरी लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगली चीज आती है गणितीय क्लब। गणितीय क्लब क्या होता है, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनो।
तो गणितीय क्लब के बारे में बात करें, गणित क्लब। अब दोस्तों हमारे सामने है गणित क्लब। तो गणित क्लब क्या होता है, इसमें क्या मिलता है, देखिए। तो गणित क्लब में छात्र अपने समय को आनंद पूर्वक, मतलब गणित को मजे से पढ़ता है गणित क्लब के साथ, ठीक है। इससे छात्रों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझती हैं। छोटी बड़ी समस्याओं के लिए छोटी बड़ी समस्या गणित क्लब से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और इसके अध्ययन से सिद्धांत और विश्लेषण में रुचि रखते हैं। क्या होता है, ये उनके लिए उपयोगी होते हैं जो गणित का अध्ययन करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो विश्लेषण, संश्लेषण, इनमें क्या करता है बालक, विश्लेषण और संश्लेषण से गणित के तार्किक कौशल को समझ सकता है, ठीक है। तो यहां पे आपका आ गया गणितीय क्लब हो गया, ठीक। अब दूसरी चीज आती है नेपियर रॉड। नेपियर रॉड्स क्या होती है, इसके बारे में भी फटाफट देख लो। तो नेपियर रॉड के बारे में बात कर रहे हैं हम यहां पे। तो नेपियर रॉड तो नेपियर रॉड की जो है, इसकी खोज जॉन नेपियर ने की थी। इसकी जो खोज की थी, खोज जॉन नेपियर ने की थी, ठीक है। और इसके उपयोग क्या होते हैं, ये एक रॉड होती है। तो इस रॉड पे संख्याएं लिखी होती हैं, रॉड पर संख्याएं लिखी होती हैं। और वो संख्याएं आपकी कहां से, 2 से 9 तक की होती है, ठीक। संख्याएं 2 से 9 तक की संख्याओं में के बीच में हम गणना करते हैं। गणना कहां से करते हैं, 2 से 9 तक की संख्याओं के बीच में गणना करते हैं। ये हमारी होगी नेपियर रॉड। अब आते हैं क्विक जेनर रॉड, जिसे बोलते हैं क्विक जेनर रॉड। बात करें यहां पे क्विक जेनर रॉड, क्विक जेनियर रॉड, ये क्या कहती है, चलो इसको भी देख ले। तो क्विक जेनियर रॉड ये विभिन्न रंगों की होती है। इस पे क्या होते हैं, विभिन्न रंगों की रॉड होती है, भिन्न भिन्न रंग पड़े होते हैं इसमें, भिन्न भिन्न कलर की रॉड होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न कलर की रॉड होती है। और ये कैसी होती है, इसकी लंबाई की आयताकार रॉड होती है, ठीक है। 10 रॉड्स यानी कि आयताकार रॉड में होती है। 10 रॉडें होती हैं जो कैसी होती हैं, आयताकार में होती है। ये रॉडें हमारी आयताकार में होती है, ठीक है। इसका उपयोग घटाव, गुणा, जोड़, घटाव, गुणा, जोड़ और ज्यामिति की गणना के लिए किया जाता है। किसके लिए, ज्यामिति की गणना के लिए, ज्यामिति की गणना के लिए किया जाता है। तो ये यहां पे हो गया आपका। अब लाइन एक चीज और बढ़ती है जिसे हम बोलते हैं संकल्पना मानचित्र। संकल्पना मानचित्र, यहां पे बात करें संकल्पना मानचित्र की। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक आरेख है। क्या होता है, आरेख, एक तरह का आरेख है, ठीक। दूसरा एक तरह का आरेख है संकल्पना मानचित्र, ये संबंधों को दर्शाता है, अवधारणा का कॉन्सेप्ट को। दूसरी बात करता है, इसमें पदानुक्रमित संरचना होती है। पदानुक्रमित मतलब एक क्रम से, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से आती है। और दूसरी है, ये शिक्षक को पूर्व ज्ञान में जोड़ने में सहायता करती है। शिक्षक के पूर्व ज्ञान, यानी अगर बच्चे को थोड़ा भी पूर्व ज्ञान है
तो शिक्षक को इसमें मदद मिलती है, ताकि अगर बच्चा 1 2 3 4 की काउंटिंग जानता है तो शिक्षक उसे ये भी सिखा सकता है 1 2 बराबर 3 होता है, या 3 में से 1 निकाल दो तो 2 बचता है। इस तरह की संकल्पनाएं वो अगर बच्चे को पूर्व ज्ञान संख्याओं का है तो शिक्षक उसे इस तरह से बता सकता है। तो यहाँ पे हो गई दोस्तों मानचित्र की बात। अब एक और लास्ट टॉपिक बचा है आपका, बहुत अच्छा है और ये पूछा भी जाता है, ये आपका ईवीएस में भी काम आएगा, जो भी हम बताने जा रहे हैं हिंदी में भी काम आएगा, और गणित और क्या बोलते हैं सीडीपी में तो काम आएगा। टॉपिक है हमारा प्रश्नों के प्रकार। अब हम बात करें कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों के प्रकार की बात करें, पहले होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक निबंधात्मक एक निबंधात्मक प्रश्न। दूसरे प्रकार का अगर बात करें तो लघु उत्तरी हो गए। तीसरी बात करें अति लघु उत्तरी हो गए। चौथी बात करें विकल्प वस्तुनिष्ठ या विकल्पी। ठीक है, 4 प्रकार के हमारे प्रश्न है। ठीक है, ये तो 4 प्रकार के मेन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न सबको पता है। निबंधात्मक मतलब जिनमें बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। लघु उत्तरी मतलब जिसे आधा पेज लिखते हो आप। अति लघु उत्तरी मतलब 1 लाइन में लिखने वाले या 1 शब्द लिखने वाले। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? वस्तुनिष्ठ में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर उसमें से एक क्वेश्चन आपको चुनना होता है। ठीक है, तो प्रश्नों के कुछ अन्य प्रकार भी हैं। तो वो अन्य प्रकार क्या है वो देखो। अन्य प्रकार के अंतर्गत आते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। पहला कौन सा आता है? मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो मुक्त अंत का मतलब होता है जिसमें आंसर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, आप कोई भी उसमें आंसर दे सकते हो। दूसरा आता है बद्ध अंत वाले। तो बद्ध अंत वाले क्या होते हैं? बद्ध अंत वाले प्रश्न होते हैं। ठीक, इनमें प्रश्न स्वतंत्र नहीं होता है। अब तीसरी की बात करें तो तीसरे आते हैं तथ्यात्मक, यानी जो तथ्यों पे आधारित होते हैं। चौथे हमारे आते हैं चौथे आते अभिसारी। उसके बाद आते हैं अपसारी। अभिसारी अपसारी, इन दोनों में थोड़ा अंतर समझ लो। तो हमारे प्रश्न हो गए तथ्यात्मक, अभिसारी, अपसारी, बंधत्व वाले और मुक्त अंत वाले। ठीक है, तो अभिसारी प्रश्न क्या होते हैं? अभिसारी प्रश्न जो होते हैं इसमें बालक से कारण बताओ पूछा जाता है कि कारण क्या है, कारण बताओ। ठीक है, और अपसारी प्रश्न कौन से होते हैं? ये तर्कयुक्त होते हैं। तर्क कौशल बताते हैं और कारण बताओ भी बताते हैं। ठीक है, तर्क वाले, कारण बताओ, इस तरह के प्रश्न। कल्पना युक्त ये हमारे अपसारी के अंतर्गत आते हैं। अभिसारी में भी आते हैं कारण बताओ वाले, कि बालक देखता है कि क्या कारण है, कैसे करना है। तो इस तरह के प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, और छठे आते हैं मूल्यांकन वाले प्रश्न। छठे कौन से होते हैं? मूल्यांकन। तो दोस्तों मूल्यांकन वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें बालक का मूल्यांकन किया जाता है।
ये तुलनात्मक होते हैं। ये आपको दो चीजें दे दी गई है, तो उनकी क्या करना है, उनको आपको तुलना करनी है। तो इसमें बालक को क्या सिखाते हैं, तुलना करना। ठीक, तुलना करना सिखाते हैं इस तरह के प्रश्नों में। ठीक, ये हमारे 6 प्रकार के और हो गए। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पे हो गए। अब सबसे अच्छी एक चीज और आती है कि प्रश्न बनाने के चरण क्या है। ठीक, प्रश्न बनाने के चरण, ये आपका ईवीएस में भी खूब पूछा जाता है, और हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ भी पूछा जाएगा, और साइकोलॉजी में भी पूछा जाएगा, मनोविज्ञान में भी। तो अब आगे प्रश्न बनाने के चरण क्या होते हैं, आप प्रश्न कैसे बनाओगे, देखते हैं। प्रश्न बनाने के चरण, तो दोस्तों यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रश्न बनाने के लिए कोई एक रूपरेखा, कोई एक डिजाइन तैयार करना होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रूपरेखा बनाएंगे, उनकी रूपरेखा या डिजाइन। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। ब्लूप्रिंट तैयार, ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार। तीसरे में हम क्या करेंगे, प्रश्न लिखेंगे। और चौथे चरण में क्या करेंगे, प्रश्नों का संपादन करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, रूपरेखा डिजाइन तैयार कर लिया, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, प्रश्न लिख लिए और प्रश्नों का संपादन कर दिया। अब बचा क्या है, अब जो प्रश्न है इनमें अंक कैसे देने हैं, तो क्या करेंगे, अंक योजना तैयार करेंगे, अंक योजना बनाएंगे। ठीक है, जब ये चीजें बन जाएंगी तब हमारा प्रश्न पत्र बन के तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरह से रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, तीसरा प्रश्न लिखना, चौथा प्रश्नों का संपादन करना, और पांचवा आया हमारा अंक योजना बनाना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सी चीजें आपको बताई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी मनोरंजक भी हैं। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। आज के लिए धन्यवाद।